बिहार में उपचुनाव को लेकर 2 सीटों पर खूब माथापच्ची हो रही है। जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक है तारापुर और एक है कुशेश्वर स्थान। इन दोनों पर पिछले साल यानी कि 2020 विधानसभा में जदयू ने जीत दर्ज की थी और कुशेश्वर स्थान में सेकंड नंबर पर रहे थे कांग्रेस और थर्ड नंबर पर रही थी लोक जनशक्ति पार्टी। सेकंड नंबर पर तारापुर में रहे थे आरजेडी के कैंडिडेट और थर्ड नंबर पर रहे थे एलजेपी के कैंडिडेट। तो मैं कुछ आंकड़े अभी ऐसे बताऊंगा उपचुनाव का जिस पर बहुत ही तेज खबरें चल रही है और बहुत ही बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहटों को लेकर बहस चल रही है। इसी को लेकर तमाम महागठबंधन टूट गए और कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दबदबा और कन्हैया की गई एंट्री कह सकते हैं कि कई असर डाल दिए हैं। कई बीज कांग्रेस में बो दिए गए हैं। यह कहा जा सकता है कि पप्पू यादव के समर्थन के बाद और पप्पू यादव के बागी तेवर के बाद आरजेडी को अलग करने की मांग को लेकर कई नेता साथ जुड़ने को तैयार हैं। मैं अब बात करूंगा उन आंकड़ों का, मैं बात करूंगा उन कुशेश्वर स्थान पर कौन कौन प्रत्याशियों ने कितनी कितनी सीटें लाई, कितनी कितनी वोट लाए थे और तारापुर और कुशेश्वर स्थान का मैं ये कुछ पन्नों पर लिखा हूँ, वो मैं अभी सुनाऊंगा। तारापुर में जदयू के मेवालाल चौधरी खड़ा हुए थे जो शिक्षा मंत्री बने थे, मगर बहुत विवाद हो गया था। उनका निधन हो जाता है मगर उनको शिक्षा मंत्री से इससे पहले निधन से पहले इस्तीफा देना पड़ता है। इसको लेकर नीतीश कुमार की खूब किरकिरी हुई थी, तब जाकर विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री बनते हुए नजर आए थे। उनका वोट था 64,468, वोटिंग ऑफ परसेंटेज था 36.93। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से दिव्य प्रकाश खड़ा हुए थे तारापुर में और उनका वोट था 57,243। वहीं वोटिंग ऑफ परसेंटेज 32.80 था। लोक जनशक्ति पार्टी से खड़ा हुए थे मीना देवी जिनका वोट था 11,264, जिनका वोटिंग ऑफ परसेंटेज था 6.45। अब आप समझ सकते हैं कि एलजेपी कितना पीछे है, मगर चुनाव दर चुनाव क्या कुछ हो जाए यह कहना और बताना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए हम अभी कोई एलजेपी को लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि वह चुनाव से बाहर है, कौन सा कैंडिडेट कब कहां आ जाए, क्योंकि याद होगा 2012 विधानसभा में उत्तर प्रदेश की चुनाव में कि बीजेपी किस नंबर की पार्टी थी और 2017 विधानसभा में बीजेपी ने कितनी लंबी छलांग लगाई थी। अगर किसी को याद होगा तो 50 सीट के आसपास रेंग रही थी बीजेपी, मगर 2017 में 325 सीटें ले आती है। यह एक अलग बात है। 2014 लोकसभा में भी वही हुआ। 2009 लोकसभा में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 9-10 सीटें हुआ करती थी, दर्जन भर भी सीटें नहीं होगी। जहाँ तक मेरी यादाश्त बता रही है उतनी भी सीटें नहीं थी। मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी को पता है कि किस प्रकार से 73 सीटें जीत लेते हैं। लगभग 90% उत्तर प्रदेश के चुनाव एनडीए की और बीजेपी की धमाकेदार जीत होती है और मोदी की 2014 में वहाँ ताजपोशी होती है। वहीं तारापुर में रालोसपा के भी कैंडिडेट खड़ा हुए थे, मगर 5,000 के आसपास मत लाने में कामयाब हो गए, जो 3% भी नहीं था। वैसे उपेंद्र कुशवाहा इसके रालोसपा की पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के दावा किए थे, मगर बाद में जाकर मुख्यमंत्री से समझौता कर लेते हैं और उनके संसदीय दल के नेता संसदीय दल में काफ़ी अहम वहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं संसदीय दल के, और भी तमाम चीज़ें, वो तमाम पद, और जदयू में फिर से उपेंद्र कुशवाहा का डंका बजने लगता है। और नीतीश कुमार के काफ़ी पुराने कह सकते हैं कि विश्वसनीय लोगों में रहे थे, मगर छुटपुट हो गए थे। राज्यसभा भी भेजा गया, फिर वो अलग हुए, फिर गए, फिर अलग हुए, फिर अपनी पार्टी बनाकर 4.5 साल बीजेपी से मंत्री भी रहे एनडीए में जाकर, और फिर अलग हुए। और वो जिस मंत्रालय में थे उसी मंत्रालय को लिए उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि यहाँ का शिक्षा बेहतर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई, जबकि वह खुद भी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री का ही, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर ही। खैर वो अलग बातें हैं। मैं अभी बात कर रहा था तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर। तारापुर की बातें हमने सुना दी, वहीं कुशेश्वर स्थान की मैं बातें करता हूं तो शशिभूषण हजारी जदयू के कैंडिडेट थे। उनका वोट था 53,980 और मत प्रतिशत था 40% से कम, 39.5%। वहीं दूसरे कैंडिडेट थे अशोक कुमार जो कांग्रेस से खड़े हुए थे और उनका वोट था 46,758 और वोटिंग ऑफ परसेंटेज 35% से कम था, 34.26 था। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी से पूनम कुमारी खड़ी हुई थी, 13,362 मत लाए थे और 0.25% वोट था, यानी कि 10% भी वोट नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी
कि इतनी सीटें, इतनी वोट इसलिए भी कम आई क्योंकि वो अकेले लड़ रही थी और महागठबंधन में कई दल थे, वामपंथ के, कांग्रेस के और भी और आरजेडी के, और एनडीए में मांझी की पार्टी भले ही 8 सीटों पर लड़े, सहनी की पार्टी, बीजेपी और जदयू, ये तमाम लोग मिलकर लाए थे। मगर लोक जनशक्ति पार्टी अलग लड़ रही थी। मगर लोक जनशक्ति पार्टी की ये एक बात तो देखी जा सकती है, उनकी जीतने की कह सकते हैं एक प्रकार से जीतने की पोजीशन में वह नहीं रहते हैं सभी सीट पर। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी वोट 10 से 15 हज़ार ज़्यादा देखा गया है। 8 से 15 हज़ार तक उनके ज़्यादा वोट लाने वाले कैंडिडेट रहे एलजेपी के। बहुत ही कम सीटों पर शायद जमानत भी बच पाई। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी ताकत को समझती है और जानती है। मगर इस बार तारापुर से खड़े हो रहे हैं जदयू से राजीव कुमार सिंह, आरजेडी से अरुण कुमार सिंह और कांग्रेस से राजेश कुमार मिश्रा और एलजेपी से चंदन कुमार। कुशेश्वर स्थान से खड़ा हो रहे हैं अमन भूषण हजारी और आरजेडी से खड़ा हो रहे हैं गणेश भारती। जदयू से अमन भूषण हजारी और आरजेडी से गणेश भारती, कांग्रेस से अतिरेक कुमार और एलजेपी से अंजू देवी। अब बात यह है कि कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर है, तो जो सबसे ज़्यादा लॉस किस पार्टी को लग रहा है, ये तमाम बातें हैं। देखेंगे कि एनडीए एकजुट है तो कहीं ना कहीं उसके पास अभी भी वो जो 64,000 वोट था तारापुर में और 53,000 शशिभूषण हजारी के लिए वोट था जिनका निधन हो जाता है कोरोना काल में, तो ये जो वोट है वह कह सकते हैं कि उस वक्त इन दोनों प्रत्याशी अपने दूसरे कैंडिडेट से 7-7.5 हज़ार के मत के फासले पर थे। मगर इस बार क्या हुआ है कि आरजेडी और कांग्रेस ने अलग अलग कैंडिडेट दे दिया है। तो आरजेडी का वोट और कांग्रेस का वोट, आरजेडी और कांग्रेस दोनों जगह पर जब अलग हो गई तो फिर जदयू के लिए कैंडिडेट के लिए रास्ता बनते हुए नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिलहाल यह परिणाम नहीं है। परिणाम अभी तक माहौल यही कहता है कि इन दोनों सीटों पर जदयू आगे है। फिर मैं बात कर रहा हूं लोक जनशक्ति पार्टी की जिसके आरएलसी यानी कि अब बन गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो चिराग पासवान वहां पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपनी बातों में जो बातें करते हैं, अपनी जीतने का दावा करते हैं और नीतीश कुमार को जेल भेजने का भी दावा करते हैं, तो वो जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर फिलहाल यह बिहार विधानसभा चुनाव है, यह पिछले आंकड़े हैं, अभी के आंकड़े बदल भी सकते हैं। कैंडिडेट का कुछ एक अलग मिजाज हो सकता है, शायद चिराग पासवान और भी बेहतर करें। मगर अभी तक जो लड़ाई देखने के लिए मिला है जदयू, आरजेडी और कांग्रेस रहेगी, फिर एलजेपी देखा जाएगा कि किस प्रकार से रहेगी। अगर एलजेपी सेकंड नंबर पर भी आ जाती है तो फिर यह उसके लिए जीत के बराबर होगा, क्योंकि उसकी जो वोट है वह 15,000 से भी अधिक नहीं है, जबकि जीत और हार 64,000 और 57,000 पर हो रहा है। तो फिर समझ सकते हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान एलजेपी के लिए काफ़ी कठिन डगर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बातें एलजेपी रामविलास पासवान के पार्टी के लोग भी समझ रहे होंगे। चिराग पासवान अब तक दिल्ली से नहीं आए हैं, जबकि कल पहली पुण्यतिथि मना रहे थे चिराग पासवान वहाँ। तो आने के बाद देखना है कि आशीर्वाद यात्रा की तरह ही चिराग पासवान लग जाते हैं, जदयू को कितना चुनौती दे पाते हैं। वहीं आरजेडी से तमाम कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी कन्हैया के आने के बाद कर दी है। और भी तमाम खबरें हम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में लाते रहेंगे। फिलहाल ये तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर हमने कुछ बातें लिखी थी, वो बातें हमने सुना दी। ये थी तारापुर और कुशेश्वर स्थान की रिपोर्ट कि आगे कौन जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।